आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जल्दी जल्दी साइकिल के पेंडल पर पैर मारने के बाद भी भुवन को देर हो ही गई थी। उधर सूर्य देवता प्रस्थान की तैयारी किए हुए थे। भुवन की आत्मा कांपने लगी। किसी अनिष्ट की आशंका से मन विचलित हो उठा। पत्नी रामदेई और बेटी कुसुम का चेहरा आंखों के सामने थिरकने लगा और भुवन दुगनी तेजी से पेंडल मारता हुआ जल्दी जल्दी उस सुनसान जंगल को पार कर लेना चाहता था। पर अभी 2 कोस और चलने पर जंगल की शुरुआत होगी। भुवन का कलेजा कांपने लगा। रामदेई का बुखार उतर ही नहीं रहा था, सो वेद जी से दवाई लेने गया था और देर होती चली गई। आसपास कोई रिहाइश भी नहीं थी जहां रुककर रात गुजार लेता। पर तभी ध्यान आया कि अगर रामदेई को दवाई नहीं मिली तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। जो होगा देखा जाएगा। किस्मत के आगे किसकी चली है। आज तो टॉर्च भी नहीं है। बैटरी ही खत्म कर दी थी कुसुम ने खेल खेल कर। भुवन का दिमाग भन्ना उठा। अब वो जंगल की सुनसान पगडंडी पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और संकट मोचन का नाम लेते हुए बस चला जा रहा था। अचानक उसकी धोती पेंडल में फंस गई और साइकिल वहीं रुक गई। वो परेशान हो उठा, पर ठीक उसी समय साइकिल के कैरियर पर कोई धम्म से गिरा। डर के मारे भुवन ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका गला सूखने लगा और हलक में जैसे कांटे उगाए। थूक भी नहीं निकला जा रहा था और बेतहाशा पसीना निकलकर उसका कुर्ता भिगोए जा रहा था। तभी अचानक साइकिल की कैरियर हल्का लगने लगा और एक बंदर उछलता कूदता पास के पेड़ पर चढ़ गया। भुवन को हंसी आ गई। एक बंदर से इतना डर। उसने माथे पर हाथ मारा और पेंडल में फंसी अपनी धोती को निकाल कर चल दिया। अमावस की काली रात, सुनसान अंधेरी पगडंडी और बिना ग्रीस की साइकिल की चरमराहट वैसे ही बहुत ही डरावनी लग रही थी। अचानक भुवन को अपने पीछे सूखे पत्तों पर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कुछ लोग पीछे चल रहे हों। पर भुवन ने सुन रखा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सो वो माथे पर चुहचुहाए पसीने को कुर्ते की आस्तीन से पोंछते हुए अपनी गति बढ़ाकर आगे बढ़ने लगा। पर पुरानी साइकिल ज्यादा साथ नहीं दे पा रहे थे। तभी उसे पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी, भाई साहब रुकिए। पर भुवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलता रहा। आवाज फिर से आई, भाई साहब रुकिए, मेरी मदद कीजिए। मैं जंगल में फंस गई हूँ और मेरे पति बीमार है। हमें आपकी मदद चाहिए। भुवन और तेजी से साइकिल चलाने लगा, पर तभी कुछ पत्थर खड़खड़ाते हुए लुढ़क कर भुवन की साइकिल के सामने आ गए। भुवन ने जल्दी से ब्रेक लगाकर साइकिल संभाली। बिना पत्थर हटाए साइकिल निकल नहीं सकती थी, सो उसने उतरकर साइकिल उठा ली और जब तक वो पत्थर लांघ कर निकल पाता तब तक एक बंजारे का जोड़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की उम्र 35 से 40 साल के आसपास की थी। औरत ने सर पर एक टोकरी रख रखे थे। गोद में करीब 8 महीने का मैला कुचैला बच्चा था। उसने एक 5-6 साल की बच्ची का हाथ पकड़ रखा था और अपना आधा चेहरा घूंघट में छिपा रखा था। पर उसकी कमर पर गोदने से खुदाया हुआ सितारे का निशान साफ दिख रहा था। उस औरत ने आगे बढ़कर कहा, भाई साहब हमारी मदद करो, मेरे पति बीमार हैं और चल नहीं सकते। उन्हें साइकिल पर बिठा लो, थोड़ी दूरी हमारा घर है, वहाँ पर हमारी माँ रहती है। आप बस हमें वहाँ तक पहुँचा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
भुवन सोच में पड़ गया। उसने उसके पति की तरफ देखा। उसने अपने सर पर राजस्थानी पगड़ी बांध रखे थे और एक डंडे के सहारे चल पा रहा था। भुवन ने बड़ी अजीजी से उन्हें देखा और लाचारी से पूछा, कितना दूर है आपका घर? मेरी पत्नी भी बीमार है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। भाई साहब, बस थोड़ी ही दूर रहते हैं हम लोग, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, उस औरत ने विनती करते हुए कहा। तो भुवन मना नहीं कर सका और उसके पति को साइकिल के कैरियर पर बैठने का इशारा किया। उसके बैठते ही ऐसा लगा जैसे कोई 100 किलो का वजन आ गया हो साइकिल पर। वो बड़ी मुश्किल से साइकिल खींच पा रहा था और जब वो साइकिल नहीं खींच सका तो उतरकर पैदल ही साइकिल खींचने लगा। उसकी बेटी भी नहीं चल पा रहे थे, तो भुवन ने उस बंजारन की विनती पर उसकी बेटी को भी साइकिल के अगले डंडे पर बैठा लिया और फिर उसे लगा कि जैसे फिर से बहुत सारा वजन साइकिल के डंडे पर आ गया हो। बस थोड़ी ही दूर है हमारा घर, वो औरत इतना बोले जा रहे थे तो भुवन सिर हिलाकर रह गया। अचानक पगडंडी के एक तरफ घने जंगल में उसे रोशनी दिखाई दी तो बंजारन ने खुश होकर कहा, भाई साहब वो मेरी माँ खड़ी है, बस आप उधर ही मोड़ लो। मजबूरन भुवन को साइकिल उस घने जंगल में मोड़नी पड़ी। अचानक उसे ध्यान आया कि वो तो शमशान की तरफ जा रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं पाया और चलता रहा। जंगल भी और घना होता जा रहा था और भुवन बहुत डरा हुआ था। शमशान सचमुच बिल्कुल पास था और वो रोशनी शमशान के बाद दिख रहे थे। वहां तक पहुंचने के लिए शमशान के बीच में से होकर गुजरना जाता था। भुवन शमशान के बीच नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो बोला, अब आप लोग यहाँ से खुद ही चले जाओ, मुझे जल्दी घर पहुँचना है और बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। तो उस बंजारन ने बच्चे को नीचे बैठाते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। नहीं भाई साहब, ऐसा जुल्म ना करो, बस पास ही में तो है, थोड़ा और कष्ट कर दो भाई साहब। भुवन कुछ नहीं बोल सका। इस बीच ना तो उसके पति ने एक भी शब्द बोला था और ना ही उसकी बेटी ने। भुवन ने अपनी साइकिल शमशान के अंदर वाले रास्ते पर मोड़ दी और चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए वो शमशान के बीचों बीच पहुंच गया और तभी उस औरत की गोद का बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। पर उसकी हंसी बच्चों वाली हंसी नहीं थी। उसकी हंसी में हंसने की आवाज़ के साथ रुदन की आवाज़ भी शामिल थे और दोनों आवाज़ें मिलकर बड़ी डरावनी सी लग रहे थे। औरत ने उस बच्चे को चुप कराते हुए कहा, इसे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा जल्दी चलिए भाई साहब। पर साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही थी और भुवन बड़ी मुश्किल से उसे खींच पा रहा था। तभी चमगादड़ों के चीखने की आवाज़ आई और एक चमगादड़ चीखता हुआ साइकिल के हैंडल से आ चिपका। ये देखकर तो भुवन की गिग्गी बंद गई। उसने डर से कांपते हुए उस औरत से कहा, देखिए मैं अब और आगे नहीं जा पाऊंगा, यहाँ से आप लोग खुद ही चले जाइए। पर वो औरत फिर गिड़गिड़ाते हुए आगे चलने को कहने लगी। साइकिल के हैंडल पर चपके चमगादड़ को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हैंडल को हाथ भी लगाए। अचानक आगे डंडे पर बैठी उसकी बेटी ने मुड़कर भुवन को देखा। उस बच्ची की आंखें ऐसी थी जैसे पत्थर की हों और फिर उस बच्ची ने चमगादड़ को पकड़कर हैंडल से अलग किया और खड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, तुम चलो, हम आते हैं। भुवन बुरी तरह डर गया क्योंकि वो आवाज भुवन को चाबुक जैसी शार्प लग रही थी और डर से उसकी हड्डियां तक कांपने लगी। रोशनी अब थोड़ी ही दूर पर दिख रही थी तो वह जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जल्दबाजी में भुवन के पैर का अंगूठा एक पत्थर से टकराया
और खून की धारा बह निकली। पर खून देखते ही बंजारिन के गोद का बच्चा फिर से वही भयानक हंसी हंसने लगा और गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें भुवन के अंगूठे से बहते हुए खून पर ही टिकी थी। उस बंजारिन ने मुश्किल से बच्चे को काबू करते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो, बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में वो रोशनी वाली जगह पर पहुंच गया और पहुंचते ही वो अवाक रह गया। वहां एक पुराना सा खंडर जैसा दिखने वाला एक बंगलानुमा घर था, जिसे देखते ही दहशत होती थी। आसपास बेतरीब झाड़ियां थी और घर की आधी मेहराब गिर चुकी थी और वो रोशनी एक लालटेन की थी जो बंगले के पीछे एक पुराने पीपल के पेड़ की एक डाल से लटकी हुई थी। उसी पीपल के नीचे एक औरत काले कपड़ों में बैठकर विलाप कर रही थी और उसके सामने एक कफन में लिपटी लाश पड़ी थी और वो औरत उस लाश के पास ही बैठकर छाती फूट फूट कर विलाप कर रहे थे। इतना भयानक मंजर भुवन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी भुवन ने कांपती आवाज में पूछा, ये लाश किसकी है और आप रो क्यों रही हैं? उस औरत ने रोना बंद कर दिया और उठकर खड़ी हो गई। आप खुद ही देख लो। भुवन ने हिम्मत करके उस लाश के चेहरे पर से कपड़ा हटाया और वो चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। उसके पैर थर थर कांपने लगे। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी भुवन चौंक कर बोला, ये तो मेरी लाश है, पर मैं तो जिंदा हूं। वो खुद को टटोलते हुए बड़बड़ाया। तभी पीछे से एक साथ आवाज आई, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। भुवन ने पीछे मुड़कर देखा तो बंजारिन के छोटे बच्चे से लेकर बुढ़िया तक के हाथों में बेलचे थे और वो सब डगमगाते हुए बड़ी तेजी से भुवन की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और चेहरा जगह जगह से कटा फटा था, जिनसे खून टपक रहा था। भुवन पलटकर भाग पड़ा, पर तभी अचानक चरमराकर पीपल के पेड़ की एक डाल भुवन के सिर पर गिरी और वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होते हुए उसने देखा कि बंजारिन का परिवार अपने हाथ में बेलचे से उस पर मिट्टी डाल रहा है। उस दिन के बाद भुवन लापता हो गया, पर अब भी रात के अंधेरों में अक्सर साइकिल की खड़खड़ाहट और घंटी की आवाज़ें सुनाई देती है। भुवन अब अक्सर किसी को रात में दवाई की पुड़िया रामदेव को देने की बात कहता हुआ किसी रात के मुसाफिर को ढूंढने निकल पड़ता है और उसे पीपल के नीचे ले आता है। अब उसके साथ बंजारिन का परिवार भी होता है। जंगल की पगडंडी अब भूतिया पगडंडी कहलाती है और रात में कोई उधर से नहीं निकलता। सुना है काफी समय पहले एक जमींदार ने यह बंगला बनवाया था और अपने परिवार के साथ उसमें रहता था। राजस्थान से बंजारों का एक परिवार आकर उस बंगले से थोड़ी दूरी पर रहने लगा और सड़क पर करतब दिखाकर और मिट्टी के खिलौने बेचकर अपना गुजारा करता था। अय्याश तबीयत जमींदार ने बंजारे के परिवार की बहू को धोखे से बुलाकर उसकी इज्जत लूट ली और जब बंजारे ने पंचायत जोड़े पर उन्हें सारा सच बताने की बात कही तो जमींदार ने चोरी का आरोप लगाकर बंगले के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे पूरे परिवार को जिंदा ही दफना दिया। उसी के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया और जमींदार के परिवार का हर सदस्य बंजारा परिवार के प्रतिशोध का निशाना बनकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा दफन हो गया और ये सिलसिला अब तक चल ही रहा है और ना जाने कब तक चलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी
तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हालांकि ये घटना थोड़ी पुरानी है, मगर वो घटना इतनी ज़्यादा अजीब है कि मुझे आज तक अच्छे से याद है। वो साल था 2007। यह उन दिनों की बात है जब मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ था। मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उस रात जब हम सारे दोस्त अपना अपना काम निपटाकर घर की ओर बढ़ने ही वाले थे, तभी मेरे एक दोस्त नितिन ने कहा, यार घर जाकर क्या करेगा, चल आज पार्टी करते हैं। मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया है रोहित के घर पर, क्या बोलता है? तो इस पर मैंने कहा, अच्छा ऐसा है तो चलो फिर। जिसके बाद हम लोग फैक्ट्री से घर ना जाकर सीधे रोहित के घर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर देखा तो रोहित ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। वहां पर पीने पिलाने का सारा इंतज़ाम था। हालांकि मैं पीता नहीं था, मगर दोस्तों के साथ बैठकर काफ़ी मज़े किया करता था और चखने का सामान मैं अकेले ही सारा खा जाया करता था। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था। सारे दोस्त पीने पिलाने में बैठ गए और मैं उन लोगों के साथ बैठ बातें करने लगा और खाने पीने का सामान टटोलने लगा। यूं ही कुछ देर तक दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने के बाद अचानक मेरी नज़र घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि घड़ी में वक्त हो रहा था 12:15 का। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार सुनो, अब मुझे चलना चाहिए, घर पर मेरी बीवी अकेली है। तो इस पर मेरे दोस्तों ने कहा, हाँ भाई तब तो तू जा, हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। जिस पर मैंने अपने दोस्तों से अलविदा लिया और सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ा। बाइक चलाते हुए मुझे ठंड का एहसास हो रहा था, और ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, कड़ाकेदार ठंड थी। मेरे हाथ लगभग कांप ही रहे थे हैंडल पर, मगर फिर भी मैं किसी तरह से बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। रोहित का घर रिहायशी इलाकों से अलग एक सुनसान जगह पर था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर रोहित ने इस सुनसान जगह पर घर लिया है क्यों। ना ही यहाँ कोई सुविधा है और ना ही ज़्यादा लोग रहते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस यहाँ से निकलने से ही मतलब था। इसलिए मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था और कुछ भी नहीं, ना कोई दुकान ना ही कोई इंसान। मैं किसी तरह बाइक चलाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। मैं चौंक उठा और मैंने बाइक को ठीक उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा था। देखने से उसकी उम्र यहीं कोई 5-6 साल की रही होगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये छोटू बच्चा इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात के क्या कर रहा है। तो मैंने बाइक का इंजन बंद करते हुए उस बच्चे से पूछा, क्या वो छोटू, यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात का, तुम्हारा घर कहाँ है? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, भैया मेरा कोई घर नहीं है, मैं बस यहीं इस रास्ते पर ही रहता हूँ। तो इस पर मैंने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, वो उधर आगे सड़क के किनारे, मैं उधर ही जा रहा था। तो इस पर मुझे दया आ गई और मैंने उस बच्चे से कहा, ठीक है चलो आओ मेरे साथ, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने उस बच्चे को सामने बिठा लिया। पता नहीं पीछे सही से बैठ पाएगा भी या नहीं, कहीं गिर ना जाए, यही सोचकर मैंने उसे सामने बिठा लिया और मैं आगे बढ़ने लगा। अभी मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उस बच्चे के पैर मेरे पैरों से टकरा रहे हैं। इस पर मैंने कहा, बेटा अपने पैर आगे जो लोहे के रॉड है ना उस पर रखो। तो इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पैर वहाँ नहीं जा रहे हैं अंकल,
तो इस पर मैंने कहा, क्यों नहीं जा रहे? इतना कहते हुए मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरी रूह एक पल को कांप सी गई। मैंने देखा कि उस बच्चे के पैर एकदम लंबे हो गए हैं और बाइक के टायर तक पहुंचते हुए बिल्कुल ज़मीन पर घसीट रहे हैं। मैं एकदम से हड़बड़ा गया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस बच्चे के पैर इतने लंबे हो कैसे गए। तभी मैंने एकदम से बाइक रोका और मेरे बाइक रोकते ही उस बच्चे ने पलटकर मेरी तरफ देखा, मगर वो पलटा नहीं, उसने पूरी गर्दन ही मेरी तरफ घुमा दी। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और वो एक डरावनी हंसी हंस रहा था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने बाइक वहीं छोड़ा और वापस दौड़ते हुए बिल्कुल रोहित के घर की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे रोहित के घर वापस पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उनमें से ज़्यादा लोग तो नशे में धुत थे। मैं पूरी रात रोहित के घर पर ही रुका रहा और सुबह ही मैं वापस गया। मैंने देखा रास्ते पर मेरी बाइक गिरी पड़ी थी, जिसके बाद मैंने बाइक उठाया और सीधे घर गया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रोहित के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।